हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 की। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, हमारी न्यूज़ का कहना है व्हाट इज यूएन चार्टर्स आर्टिकल 51 इन्वोक्ड बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए, फिलहाल पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए। हालांकि हमारे जो हमले थे वो खास तौर पे आतंकी ठिकानों पर थे, पर पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई आपने हमले तो पाकिस्तान के ऊपर ही किए हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पर ही किए हैं। तो इसके बाद अब पाकिस्तान का ये कहना है कि देखिए, इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत हम भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अब जरूरी यहाँ पर यह समझना है कि अनुच्छेद 51 संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कहता क्या है। तो क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 और भारत के रणनीतिक कार्य, ये सब कुछ हमें जानने समझने। बट एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं पहले, क्योंकि स्टडी IQ आप लोगों के लिए 15 मई से एक नया बैच शुरू कर रहा है जो P2I फाउंडेशन बैच है। इस बैच के अंदर आप लोगों की तैयारी को बहुत अच्छा बनाया जाएगा और साथ साथ आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोग को मिलेगी। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि जो लोग 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं उनको बहुत मदद हो सकती है। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी इसमें शामिल है और मंथली टॉप परफॉर्मर को 11,000 रुपये का प्राइस भी इसमें दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो, आप लोग एग्जाम क्लियर करें, तो बिल्कुल आप लोग एक कोड यूज़ कर सकते हैं इस कोर्स को लेने के लिए, जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। KL लाइव कोड यूज़ करेंगे, बेस्ट डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा 31,999 रुपये पे। और वहीं एक खास बात इस बैच की ये भी है कि अगर आप लोग बैच में एनरोल रहते हुए प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप लोग की पूरी फीस भी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का उल्लंघन किया। तो सीधे तौर पे स्थिति यहाँ पर अब ये सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी किया और सारी बातें बताई हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इनका ये कहना है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित अपने समय और स्थान पर उचित जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि अब भारत ने कर लिया ऑपरेशन सिंदूर, हमले कर दिए। अब दरअसल हमला जो है वो हमला तो वैसे हुआ है भाई आतंकी संगठनों के ठिकानों पर इनका कहना है कि भाई आपने हमारे ऊपर भी हमला किया है, पाकिस्तान की जमीन के ऊपर ही हमला हुआ है सीधे तौर पे। अब उसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, जवाब हम दे सकते हैं क्योंकि ऐसी हमें अनुमति मिली हुई है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में, जहां पर कहा गया है कि आप आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई भी सशस्त्र हमला किया जाता है उस स्थिति में। तो ये मामला सारा का सारा यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अब देखिए, इस स्थिति से हमें पता चलता है कि भाई अब ये बातें कह रहे हैं कि हम जवाब दे सकते हैं, ऐसा अधिकार हमें मिला हुआ है। हालांकि ऐसी अनेक बातें पाकिस्तान में चल रही हैं जहां पर कहा जा रहा है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जवाब दिया है और यही बात बताई गई है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा। विक्रम मिस्री साहब ने यहाँ पर यह बताया कि देखिए, जो कार्रवाई की गई थी ये कार्रवाई नपीतुली और गैर बढ़ी हुई, अनुपातिक और जिम्मेदाराना थी। यानी कि हम लोगों ने पूरे ठीक तरीके से किया है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया है और जिस प्रकार का हम लोगों ने स्ट्राइक किया है उस स्ट्राइक का एक खास ये भी बात हम लोगों ने ध्यान रखी है कि वो स्ट्राइक से किसी और को प्रभाव ना पड़े, सिविलियंस को प्रभाव ना पड़े, वो लोग प्रभावित ना हो, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही प्रभावित हो। यही सब चीजें हम लोगों ने सोची थी। तो इसलिए नपीतुली, गैर बढ़ी हुई, अनुपातिक और जिम्मेदाराना कार्रवाई इसको कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भाई देखिए, इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना और भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों को निष्क्रिय करना था। यही कार्य हम करना चाहते थे। तो भारत ने अपना पक्ष बता दिया है, पाकिस्तान ने अपना पक्ष बता दिया है। बाकी आगे बढ़ते हुए देखते हैं होगा है क्या। अब जो भी होना होगा, लेकिन बट जरूरी ये है कि एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए यूएन चार्टर का जो ये आर्टिकल 51 है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे GS पेपर 2 के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए, इसमें अब खास बात क्या है। तो देखिए, जिस समय 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अपनाया गया था उस समय एक खास बात ये थी कि इसके अंदर अनुच्छेद 51 भी था। अभी अनुच्छेद 51 जो है ये कहता है कि सदस्य देशों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी को आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा मतलब जब कभी भी सामने से कोई आपके ऊपर हमला करे उस समय आप आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। अब यहां पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कभी भी किसी भी समय पर अगर किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है तो वो आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी देश है, अब किसी भी स्थिति में उसके ऊपर हमला होता है तो आत्मरक्षा से उसे संयुक्त राष्ट्र नहीं रोकता। सीधा तौर पर यही पता चल रहा है यहाँ पर। यानी कि जनरली क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, युद्ध
की बात नहीं करता, वो कहता है कि भाई ठीक है युद्ध से दूर रहना है। अब ऐसी बातें जब करता है संयुक्त राष्ट्र, तो हमें यहाँ पर यह पता चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ये भी कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई हथियार उठाए तो आप भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं उठाना है और कोई भी देश आपको मार करके चला जाए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी देश को उसकी आत्मरक्षा करने से रोकता हो, उसको हमले का जवाब देने से रोकता हो अगर देश के ऊपर कभी भी सशस्त्र हमला हो उस स्थिति में। हालांकि एक खास बात यह है कि जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती, तो यह भी कहा गया कि ठीक है आप कदम उठा सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं सशस्त्र हमलों का, लेकिन अगर इस दौरान आपको एक बात और याद रखनी है कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कोई कदम उठाती है और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाती है तो आपको वहां पर भी कोऑपरेट करना ही होगा। अनुच्छेद 51 के तहत की गई कार्यवाही की तुरंत सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट भी करनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो आप जवाब देने आगे बढ़ जाएंगे और फिर हमला करते रहेंगे। तो इस दौरान आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन के बारे में आपको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को जवाब देना है, बताना है, पहले रिपोर्ट देनी है कि देखो जी इस दिन हमारे ऊपर इस देश ने हमला किया था, हम भी जवाब दे रहे हैं, अब बाद में हमारे पर ये एलिगेशन मत लगाइएगा कि हमने हमला किया था, हम केवल और केवल जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए इसका रिपोर्ट करना भी जरूरी है। यह अनुच्छेद संप्रभुता और सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा यह खास बात भी इसमें शामिल है कि राज्यों को आक्रामकता का जवाब देने की अनुमति इससे मिल जाती है और इसके तहत यह भी माना गया है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें 3 बातें पता चल रही है। पहली बात तो देखिए यह है कि संप्रभुता और सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना उद्देश्य है इस अनुच्छेद का। इसके अलावा दूसरी खास बात इसमें यह देखने को मिल रही है कि राज्यों को आक्रामकता का जवाब देने की अनुमति मिल जाती है। कोई जबरदस्ती आपके खिलाफ हमला करता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, ऐसी अनुमति आपको मिली हुई है। तीसरी खास बात यह मिली हुई है कि भाई रिपोर्ट भी करना है, बताना भी है, उसकी निगरानी वगैरह भी होगी, देखा समझा जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी मर्जी से कैसे भी करेंगे तो निगरानी नहीं होगी, तो निगरानी भी होगी। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें शामिल है। हालांकि अब यहां पर मामला यह है कि जवाब देने का ही चल रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा डिस्प्यूट यह चलता है कि क्या किसी देश की सेना के द्वारा किए गए हमलों के जवाब की ही इसमें बात की गई है या फिर आतंकवादी कृत्यों के जवाब की बात भी इसी में ही शामिल है। तो इसको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जवाब तो हम लोगों ने भी दिया, लेकिन हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। और यहाँ पर क्या कहा गया कि कोई देश दूसरे देश पर अगर हमला करता है, यानी कि देश की सेना करती है, तो उसके जवाब की बात की गई है इसके अंदर केवल। तो एक बड़ा डिस्प्यूट का विषय इसमें रहता है कि क्या आतंकवादी कृत्य भी इसके अंदर शामिल है या गैर राज्यीय अभिकर्ताओं के द्वारा किए गए ऐसे कार्य भी शामिल है। ये भी थोड़ा सोचने वाली बात यहाँ पर रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में और क्या शामिल है, तो देखिए व्यवहार में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 51 का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन मामलों में किया जाता है जहां एक राज्य दूसरे राज्य से सीधा आक्रमण का सामना करता है। यानी कि सीधे तौर पर भी आपको जैसे मैं बताया कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है तो उसकी स्थिति है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आतंकवाद विरोधी अभियानों में अनुच्छेद 51 का उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बहुत ज्यादा विवादास्पद है, जैसा कि हम लोगों ने आतंकवादी कृत्य का ही जवाब दिया है। तो ये मामला विवाद का रहता है क्योंकि अनुच्छेद 51 सिर्फ और सिर्फ एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किए गए हमले की बात करता है और कुछ नहीं। ठीक है, बात क्लियर है। अब इस पूरे मामले में भारत का पक्ष क्या है, तो देखिए भारत ने अपनी पूरी की पूरी स्थिति प्रस्तुत कर दी है। भारत ने कह दिया है कि भाई ये हमारा जो हमला था ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और नागरिकों की रक्षा करने और अपने संप्रभु अधिकार के तहत हम लोगों ने ये एक वैध प्रयोग किया है, ऐसा भारत का कहना। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तर्क दिया है कि भाई आतंकी शिविरों के खिलाफ हमले चार्टर में उल्लेखित सशस्त्र हमले की सीमा को पूरा नहीं करते हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया है आपने। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान तो कह रहा है कि आपने उल्लंघन ही किया। इसके अलावा अनुच्छेद 51 के इर्द गिर्द कानूनी ढांचा राज्य दर राज्य आक्रामकता के संदर्भ में स्पष्ट है, यानी कि राज्य से राज्य के मामले में स्पष्ट है, लेकिन मामला अभी भी बटा हुआ है कि आतंकवादी या गैर राज्य अभिकर्ता वगैरह अगर ऐसा काम करते हैं तो उस दौरान क्या होगा। जैसे कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी कृत्यों का ही जवाब था, तो ये डिस्प्यूट वाली स्थिति भी यहाँ मौजूद है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने का समझ लेते हैं कि थोड़े थोड़े से जो रणनीतिक उपाय भारत आजकल अपना रहा है, भारत की स्थिति उसमें क्या चल रही है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अनुच्छेद 51 के तहत जवाब भी दे सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बट इन सभी चीजों के अलावा भारत अब किन किन मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रहा है, थोड़ा सा वो भी समझिए। दरअसल कल ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ भी एक बैठक की है और उनको संबोधित किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 15 है, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, लेकिन भारत ने
सिर्फ और सिर्फ 8 अस्थायी सदस्यों के साथ बैठक की है, 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ। तो देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 में से 13 देशों के राजदूतों से कहा कि पाकिस्तान पर भारत का हमला कोई उग्रता नहीं थी, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले का ये जवाब था। हालांकि इस दौरान कई और सवाल जवाब भी हुए, क्योंकि जितने देश के राजदूत यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने भी अपनी बातें पूछी, तो भारत ने प्रॉपरली उनका जवाब दिया। अब इसमें कौन कौन शामिल नहीं, तो देखिए 2 अस्थायी सदस्यों की तरफ से इसमें राजदूत शामिल नहीं हुए। एक तो पाकिस्तान वाले को हम लोगों ने यहाँ पर नहीं बुलाया, और दूसरा यहाँ पर सियरा लियोन वाला मामला रहा है, क्योंकि सियरा लियोन का वर्तमान में कोई भी राजदूत नहीं है, तो इस वजह से फिर वहां से कोई शामिल नहीं हुआ था। लेकिन बाकी और बचे हुए 13 देशों की तरफ से लोग इसमें शामिल हुए थे। तो न्यूयॉर्क में भारतीय स्थायी मिशन भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से संपर्क कर रहा है, और वहां पे भी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। इसके अलावा रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं 5, इसके अलावा बातचीत जो थी वो उसमें अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, ठीक है, पनामा, दक्षिणी कोरिया, स्लोवेनिया और सोमालिया सहित 13 देशों के राजदूत जो थे वो इसमें शामिल रहे, और उनसे बातचीत जो थी वो काफ़ी कुछ चली। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला इसमें शामिल नहीं था, जैसे कि आपको मैंने बताया भी है। तो इसके अलावा ये बात ध्यान रखना, बाकी सबके इसमें शामिल रहे, और उनकी चीज़ें जो है हम लोगों ने वो डिस्कस भी की है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी भारत ने दे दिया। अब भारत ये काम क्यों कर रहा है, क्यों इस प्रकार से रणनीतिक उपाय अपना रहा है, कूटनीतिक विकल्प अपना रहा है, अपना करके खुद को मजबूत करना चाह रहा है, तो कई सारे बड़े रीजन माने जा रहे हैं। तो देखिए, एक पहला जो बड़ा रीजन है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय तक पहुंच की एक बड़ी रणनीति का ये हिस्सा है। भारत चाह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष निकाय है वहां पर मैं मौजूद रहूं, मेरी पहुंच रहे, और पाकिस्तान की पहुंच ना हो। देखिए, जब कभी भी ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो दोनों पक्ष होते हैं वो दोनों ही पक्ष पहुंचने की कोशिश करते हैं कि शीर्ष निकाय में हम पहुंचे और हमारी बात सुनी जाए। अब पाकिस्तान भी ऐसे प्रयास करेगा, पाकिस्तान भी चाहेगा कि मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी जमीन पे हमला हुआ है, मुझे नुकसान हुआ है, भारत ने गलत काम किया। तो इसी वजह से भारत पहले अपनी स्थिति मजबूत कर ले रहा है। भारत सबको पहले समझा दे रहा है कि देखो, हमने आतंकवादी हमले का जवाब दिया है, हमने कोई भी यहाँ पर उग्रतापूर्ण कार्य नहीं किया है, हम युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और हमारा जो हमला था वो आतंकी ठिकानों पर ही हमला था। ये बात हम पूरी दुनिया को सुना सुना के उसके कान में भर दे रहे हैं, ताकि वो यही बात समझे और ये ना समझे कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो पाकिस्तान की पहुंच के प्रयासों को हम विफल करना चाहते हैं, और खुद की एक मजबूत स्थिति हम लोग सुनिश्चित कर लेना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा काम यहाँ चल रहा है। इसके अलावा TRF, ठीक है, TRF मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने जिम्मेदारी ली थी आतंकवादी हमले की, और पाकिस्तान के अन्य समूहों को संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर हम जवाबदेही बना देना चाहते हैं कि भाई जवाब दो कि आपके यहाँ से ऐसा काम क्यों हो रहा है। क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा था कि भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हमला मैंने किया है, तो क्यों हो रहा है, और पाकिस्तान की जमीन पर ये लोग क्या कर रहे हैं। इन सारी बातों के लिए हम चाहते हैं कि ये लोग जवाबदेही रहें और ये बताएं कि ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को लेकर के भी हम चीजें संभालना चाहते हैं, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों के वित्त पोषण का काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को फिर दोबारा इसी लिस्ट में घसीटा जाए और पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए। तो ये सब चीजें भी हम लोग सोच रहे हैं। तो कई मोर्चों पर हम लोग घेरना चाहते हैं पाकिस्तान को, इसी वजह से हम लोग ये रणनीतिक उपाय अपना रहे हैं, खुद को मजबूत करके चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं अनुच्छेद 51 के, जो आप लोग को पता होना चाहिए। फिलहाल आप लोग मुझे एक प्रश्न का उत्तर कॉमेंट करेंगे, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सदस्यों की एकता, हमले के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार और मतदान का अधिकार। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म में जहां हम मिलते हैं, बाकी मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और ये जो हमारे QR है इससे आप पहुंच जाएंगे सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग अपनी फाइल्स वगैरह को शेयर करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव है तो बाकी तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।